आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है वो टीआरपी के ऊपर है। आज हम पूरी टीआरपी के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अगर टीआरपी का केस हमारे सामने आता है तो कैसे उसके साइन हैं, क्या उसके लक्षण हैं, कैसे हम उसको अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाएं कि इसको टीआरपी हुआ है। थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ पहले जान जाते हैं कि टीआरपी का जो केस आपको मिलता है, जिसका पूरा नाम ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस है, लोग शॉर्ट में इसको टीआरपी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ये ज़्यादातर रूमिनेंट के केस में आपको देखने को मिलेगा और उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जो रूमिनेंट का नेचर होता है, जो चारा वो लोग खाते हैं वो सीधे जो भी चारा का पार्ट होता है उसको निगल जाते हैं और उस चारे के बीच में जो भी चीज़, अगर कोई अनवांटेड चीज़ इस तरीके से पड़ा है, जैसे नीडल है, कोई तार का टुकड़ा है या नेल्स है या स्क्रू है, अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ें पड़ी होती हैं तो उसी चारे के साथ वो सीधे र्यूमन में चला जाता है। और र्यूमन के साथ जब ये आगे की तरफ बढ़ता है, सामान्य तौर पे जो फिर एनिमल होते हैं, र्यूमन कांटल जो भी फीट का होता है वो फिर मुंह में लाते हैं, जुगाली करते हैं, जुगाली करने के साथ फिर रेटिकुलम में जाता है। लेकिन ये जो फॉरेन मटेरियल होता है वहाँ से सीधे दोबारा से मुंह में नहीं आता है, ये क्या करता है वहाँ से सीधे चला जाता है रेटिकुलम में। और रेटिकुलम का जो एनाटॉमी है वो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना होता है कि उसमें ये फंस जाता है। और जब फंसता है तो ये क्या करता है कि जो रेटिकुलम की वाल होता है उसमें पियर्स हो जाता है, उसमें धंस जाता है, उसमें छेद कर देता है। और जब छेद करता है तो जो र्यूमिनल कंटेंट होता है लीक करने लगता है और उसके साथ में ये जो कि एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे धीरे धीरे इन्फेक्शंस क्रिएट होने लगता है। अब एब्डोमिनल कैविटी में चूँकि वो पेरिटोनियम होता है वहाँ पे, तो जब पेरिटोनियम में इन्फेक्शन होता है तो पेरिटोनाइटिस काज होता है। अब एनिमल्स का किस्मत अच्छा है, पशुपालक का किस्मत अच्छा है, तो वो क्या करेगा, उसका डायरेक्शंस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में कहीं पे साइड में निकलता है, या तो साइड में निकलेगा, दाएं या बाएं निकलेगा, और या तो फिर नीचे की तरफ वेंट्रल पोर्शंस में निकलेगा। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, इस केस में उस एनिमल्स में एब्सेस का फॉर्मेशन होता है और एब्सेस के फॉर्मेशन जब हो जाता है और उसके बाद ये जो मटेरियल होता है वो जब फोड़े की ड्रेसिंग की जाती है तो उसके साथ निकल जाता है और हमारा एनिमल बच जाता है। लेकिन अगर एनिमल का किस्मत ख़राब है और उस पशुपालक का किस्मत ख़राब है तो इस फॉरेन बॉडी जो हमारे पास है, चाहे वो निडल के रूप में हो, चाहे स्क्रू के रूप में या किसी और के रूप में है, अगर उसका डायरेक्शंस थोरेसिक कैविटी की तरफ हुआ तो वो क्या करता है कि पहले तो डायफ्राम को पंचर करेगा और डायफ्राम को पंचर करने के बाद फिर वो आगे की तरफ बढ़ेगा और हो सकता है वो लंग्स को इफेक्ट करे या हो सकता है वो हार्ट को इफेक्ट करे। तो जैसे जैसे जिस रास्ते के थ्रू वो जाएगा वहाँ पे वो इन्फेक्शंस फैलाता चला जाता है। तो स्टार्टिंग फेज में ये सिर्फ पेरिटोनाइटिस काज करता है, लेकिन जैसे थोरेसिक कैविटी में जाएगा तो वहाँ पे अगर लंग की सरफेस को डैमेज करेगा तो वहाँ प्लूराइटिस काज करता है, और अगर हार्ट के सरफेस को टच करेगा तो वहाँ पे पेरिकार्डाइटिस स्टार्टिंग में होता है। लेकिन जैसे जैसे ये इन्फेक्शंस आगे बढ़ता जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये आता है यूज केस में जब हमारे पशु थोरेसिक कैविटी को पंचर करता है तो लंग्स के साथ साथ ये मत समझिए कि अगर लंग के डायरेक्शंस में है तो हार्ट की तरफ नहीं जाएगा, वहाँ पे पूरा इन्फेक्शन फैला देता है और कई बार हार्ट को भी सीधे पंचर कर देता है। तो उस केस में हमारा जो एनिमल की स्थिति होती है बहुत सीवियर हो जाती है। इस केस में स्टार्टिंग में जो सबसे पहला पेरिटोनाइटिस जब होता है तो उसी समय इस एनिमल में टेम्परेचर आपको मिलेगा, और उसके बाद जब ज़्यादातर हमारे पशुपालक होते हैं या जो लोकल्स में काम कर रहे होते हैं उनको बुलाते हैं और वो लोग आते हैं, एक एंटीबायोटिक लगाते हैं, एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक का यूज करते हैं, साथ में एक मल्टीविटामिन का यूज करते हैं, तो तत्काल में आप देखते हैं उस एनिमल को राहत मिल जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेडिसिन का इफेक्ट ख़त्म होता है वो एनिमल दोबारा से उसमें टेम्परेचर आ जाता है और फिर वो चारा पानी अपना छोड़ देता है। इस केस में अगर पशुपालक से आप हिस्ट्री लें या उसको ऑब्जर्व करें, कुछ स्पेशल चीज़ आपको मिलेंगे जो अदर्स एनिमल से अलग होते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे इसका टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाने में। इसमें सबसे पहला जो आपको ध्यान देना है, हिस्ट्री में आपको जो पूछना है पशुपालक से, इसमें देखेंगे कि वही एनिमल धीरे धीरे चारे को कम करेगा।
एकाएक चारे को कम नहीं करता है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखेंगे जब भी वो एनिमल खड़ा होगा, ज़्यादातर कंडीशंस में वो अपना जो उसका बैक होता है, उसका पीठ होता है, उसको नीचे की तरफ धंसा देता है, उसको प्रेस कर देता है। इसको आर्क बैक कंडीशंस बोला जाता है। उस कंडीशंस में वो एनिमल खड़ा होता है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देंगे कि अगर वो एनिमल कहीं ऊंची नीची जगह पे बांधा रहता है तो हमेशा आप ऑब्जर्व करेंगे वो एनिमल इस तरीके से खड़ा होगा कि उसका जो अगला पैर है वो ऊंचे दिशा में रहे। उस कंडीशंस में ये एनिमल अपने आप को ज़्यादा कंफर्ट फील करता है, क्योंकि जब अगला पैर ऊंचाई पे होता है तो उस कंडीशंस जो हमारा र्यूमर रेटिकुलम इसका पोर्शन होता है वो पीछे की तरफ झुक जाता है, तो आगे जो पंचरिंग हो रही होती है, जो पियर्सिंग हो रही होती है, वो पियर्सिंग नहीं होती है, जिससे वो एनिमल अपने आप को ज़्यादा कंफर्ट महसूस करता है। इसलिए इनका नेचर हो जाता है कि इनका अगला पैर ऐसे जगह पे रखना पसंद करेंगे जहाँ पे ऊंचाई होती है। इसके अलावा तीसरा एक और स्पेशल चीज़ इसमें देखने को आप पाएंगे, क्योंकि इस केस में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस केस में जुगुलर पल्स आपको देखने को मिलेगा। सामान्य तौर पे आप देखेंगे बफेलो के केस में जुगुलर पल्स ऐसे दिखाई नहीं पड़ता है जब तक आप उसको प्रेस ना करें, लेकिन इस केस में आप देखेंगे उस एनिमल क्लियर कट जुगुलर वेन आपको फुली हुई मिलेगी और आपको महसूस होगा उसमें पल्स जा रही, मतलब ब्लड का फ्लो हो रहा है अप एंड डाउन। इसके अलावा इस केस में एनिमल में प्रोफ्यूज सलाइवेशंस मिलेगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में लार गिराएगा। इसके अलावा डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग आपको महसूस होगा, जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं, इसको डिस्पनिया कंडीशंस बोला जाता है कि ये एनिमल जितनी बार सांस ले रहा होता है उतनी बार इस एनिमल को दर्द महसूस होता है और साथ में मुंह खोल करके सांस लेता है। अब ऐसी परिस्थिति में जो एनिमल होता है, एक और सिम्टम्स आप देखने को पाएंगे कि अगर एनिमल खड़ा रहेगा तो काफ़ी देर तक खड़ा ही रहेगा। इसके अलावा अगर वो एनिमल्स बैठ गया है तो काफ़ी देर तक बैठा रहता है। एक चीज़ और हम करते हैं इसमें अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस को और कंफर्म करने के लिए कि अगर ऐसे एनिमल्स को आप स्लोपरी प्लेस पे आप चलाएं, जब वो ऊंचाई पे चढ़ रहा होगा तब एनिमल कंफर्ट जोन में रहता है, लेकिन जब एनिमल्स को आप ऊंचाई से नीचे की तरफ लाते हैं तो वो एनिमल बहुत संभल के चलता है और उस कंडीशंस में अगर आप देखेंगे तो एनिमल ज़्यादा दर्द भी महसूस करता है। इसके अलावा एक और बम्बू टेस्ट होता है कि जिसमें आपको अगले दोनों पैर के बीच में एक बड़ा सा बांस डाल करके और उसका जो हमारा बेसिकली जिफाइड कार्टिलेज वाला रीजन होता है उसको हम ऊपर उठाते हैं, जो डेवलप वाला रीजन होता है उस पर हम प्रेशर देते हैं और जैसे हम एकाएक प्रेशर देते हैं हमारा जो एनिमल होता है उसको दर्द महसूस होता है और जिसकी वजह से वो मुंह को खोल देता है और कई बार ग्रंटिंग साउंड भी क्रिएट करता है। तो ये सारी चीज़ को देख करके, इस सारी चीज़ को हम ऑब्जर्व करके और हिस्ट्री ले करके हम पता लगा सकते हैं कि इस एनिमल्स को टीआरपी हुआ है। अगर किसी एनिमल को टीआरपी हो गया है तो उस केस में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है जो इस को सही कर सके। उसमें बेसिकली सबसे पहला पार्ट सर्जरी का आता है। सर्जरी में हम रेमनोटॉमी करके उस ऑब्जेक्ट को, जो भी चीज़ उसके अंदर पड़ा हुआ है, जो इन्फेक्शंस का सोर्स बना हुआ है, जब तक हम उसको बाहर नहीं करेंगे तब तक ये एनिमल सही नहीं होगा। तो इसलिए ये बेसिकली सर्जरी का केस होता है और सर्जरी करके ऐसे पशु को बचाया जा सकता है। इस केस में सर्जरी इसलिए मैंने नहीं किया है क्योंकि पशुपालक हमारा तैयार नहीं हुआ और जब तक पशुपालक तैयार नहीं होता है तब तक हम सर्जरी कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि 100% श्योरिटी नहीं होता है कि वो ऑब्जेक्ट किस जगह पे पड़ा हुआ है वहाँ तक हम पहुँच ही जाएं, क्योंकि हमारे पास कोई भी डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं होता है जो एग्जैक्ट लोकेशन को बता सके। अगर हमको ये पता चल जाए कि ये एग्जैक्ट लोकेशन है तब तो हम उसमें जो हमारी सफलता का परसेंटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हमको उसको सर्च करना होता है और ज़्यादातर केस में मिल जाता है। लेकिन हम अगर कोई पशुपालक हमारा ये कहने लगता है कि आप 100% गारंटी लेते हैं तो ऐसे केस में हम लोग 100% गारंटी कभी नहीं लेते हैं, इसीलिए इस केस में ऑपरेशन नहीं हुआ है। इतनी देर तक हमसे जुड़ने के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।